ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। राजस्थान से भंवरी मामले से जुड़ी हुई है। आज मदेरणा को कवर करने गए पत्रकार जोधपुर में उनके ऊपर हमला किया गया और यह हमला मदेरणा के समर्थकों ने ही कराया। लेकिन अहम बात यह है कि पत्रकारों को चोटें आई, उनकी ओबी वैन तोड़ दी गई, कैमरे तोड़ दिए गए और इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ पैर खाली है, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। और इससे पहले मदेरणा की पत्नी और बेटी ने पत्रकारों को धमकी दी थी, उसके बाद ही यह घटना सामने आई। क्या है पूरा मसला, आपको दिखाते हैं। मीडिया पर हमला, सच को दबाने की कोशिश। भंवरी मामले में फंसे मदेरणा समर्थकों का हंगामा। निजी चैनलों के पत्रकारों पर हुआ हमला। मदेरणा समर्थकों ने अस्पताल में किया हमला। जोधपुर में निजी चैनल के ऑफिस पर हमला। पीड़ित पत्रकारों ने दर्ज कराया मामला। मदेरणा समर्थकों पर मामला दर्ज। पुलिस करेगी मामले की जांच पड़ताल। भंवरी गुमशुदगी केस में फंसे पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा के समर्थकों ने जोधपुर में पत्रकारों से मारपीट की है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में मदेरणा भर्ती हैं। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों पर चुप्पी साधने का आरोप है। पत्रकारों से मारपीट की घटना के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में कानून व्यवस्था पर चर्चा करने के लिए एक आपात बैठक बुलाई। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को पत्रकारों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। दरअसल मदेरणा के 60 से 70 समर्थकों ने पत्रकारों पर उस समय हमला कर दिया जब वे इस खबर को कवर करने जोधपुर के अस्पताल आए हुए थे। इस दौरान कई पत्रकारों को गंभीर चोटें आईं। मदेरणा समर्थकों ने टीवी चैनलों के पत्रकारों के माइक छीन लिए और उनके कैमरा तोड़ने की कोशिश की। कई ओबी वैन को नुकसान पहुंचाया गया और जब इस बात की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि जब लिखित शिकायत आएगी तो मामले को देखा जाएगा। हम लोग कोशिश कर रहे थे कि दिव्या मदेरणा जो बाहर आई उस समय उनसे बात की जा सके, उनके फादर की हालत जानी जा सके, किस तरीके के उनके फादर देर रात एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में। तो मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। इतनी देर में मैं उनसे बात कर ही रहा था, उनसे जानने की कोशिश कर ही रहा था। इतनी देर में पीछे से एक भीड़ सी उमड़ी जिन्होंने हमें पकड़ के गिराने की कोशिश की। उसके बाद माइक छीनने की कोशिश की गई, मुझे बुरी तरह से पीटा गया, वहाँ पे मेरे शर्ट फाड़ दी गई। उसके बाद हमें खदेड़ा गया, गाली गलौज की गई बुरी तरह से हमारे साथ, बुरी तरह से हमें दौड़ाया गया। जो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंगर हैं उनको दौड़ाया गया, मुझे बुरी तरह से दौड़ाया गया, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया गया। दरअसल सीने में दर्द की शिकायत के बाद पूर्व मंत्री मदेरणा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मदेरणा से मिलने उनकी बेटी अस्पताल आई। बताया जाता है कि मदेरणा की बेटी के इशारे पर पत्रकारों पर हमले किए गए। दरअसल मदेरणा की बेटी दिव्या ने पत्रकारों से कहा था कि यहाँ से भाग जाओ वरना बुरा अंजाम होगा। इसके पहले भंवरी देवी गुमशुदगी केस में आरोपी महिपाल मदेरणा की पत्नी लीला मदेरणा ने भी खुलेआम मीडिया पर हमले के लिए अपने समर्थकों को उकसाया था। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते। हमारे 60 साल का राजनीतिक जीवन है। आप मीडिया इतने चाय पी रहे हैं तो मीडिया देखने में तो मीडिया को ही गुनाहगार समझती हूँ। बाकी तो सीबीआई के अंदर चल रहा है, सीबीआई अपना न्याय करेगी। हमें सीबीआई पे विश्वास है। मैं तो गाँव में सबको कहूँगी टीवी चैनल बंद करो, अखबार पढ़ने बंद करो। ये आए तो इनके कैमरे तोड़ो, बकवासें करते हैं। हमारा जितना नुकसान करना तुमने कर दिया, पर हमारे को पब्लिक हमारे साथ, तुमसे कुछ नहीं। जवाब, मीडिया पर हमले का जिम्मेदार कौन? किसके इशारे पर पत्रकारों पर हुआ हमला? हमले के दौरान पुलिस क्यों बनी रही मूक दर्शक? मीडिया पर हमले के लिए उकसाने वालों पर क्यों नहीं हुई कार्रवाई? सीएम अशोक गहलोत पीड़ित पत्रकारों को कब दिलाएंगे न्याय? उधर ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने मीडिया पर हुए हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। पत्रकारों पर हमला होना कोई नई बात नहीं है। अक्सर सच की आवाज को दबाने की कोशिश नेताओं द्वारा की जाती है। पत्रकारों की पिटाई के आरोपियों की जांच सिर्फ खानापूर्ति के लिए होती है। हकीकत में मीडिया पर हमले के दोषियों पर कभी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती। ऐसे में सवाल उठता है कि लोकतंत्र के चौथे खंभे को कमजोर करने की कोशिश कब तक की जाती रहेगी और आखिर कब तक लोकतंत्र के प्रहरी मीडिया पर हमले होते रहेंगे? जनता के लिए अरुणेश कुमार की रिपोर्ट। ये पूरी तस्वीर है, ये पूरा वाकया है। पत्रकारों पर मीडिया पर हमला किया गया। अरुणेश हमारे संवाददाता न्यूज रूम से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरुणेश,
कई घंटे बीत चुके हैं। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, लेकिन उस अज्ञात में उन नामचीन लोगों का नाम शामिल नहीं हो पाया, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई जो इसके पीछे थे। देखिए विकास, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेस पर प्रहार का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी प्रेस पर हमले होते रहे हैं, इसके पहले भी न्यूज़ चैनल के पत्रकारों के साथ पिटाई होती रही है, इसके पहले भी ओबी वैन और कैमरे तोड़े जाते रहे हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जो आरोपी मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं महिपाल मदेरणा, उनकी पत्नी ने कैमरे पर साफ तौर पर कहा है कि आखिर जो है इन मीडिया वालों ने नहीं, धमकी दी है। जी बिल्कुल, वही मैं आपको बता रहा हूं विकास कि साफ तौर पर जब रिकॉर्ड मौजूद है, इसके बाद भी आखिर राजस्थान पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही। अभी मैं आपको बता दूं कि सुबह की घटना है, लगभग 40 से 50 लोगों ने यह हमला किया है। और सबसे बड़ी बात यह कि वो अस्पताल में वो भर्ती थे मदेरणा। इसके बाद उनसे कहा गया कि आखिर उनकी कैसी स्थिति है। सामान्य माहौल था। ठीक उसी समय मदेरणा की बेटी आती है सामने और पत्रकारों से कहती हैं कि आप लोग यहां से चले जाइए, अन्यथा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो सवाल है, एक तरफ मदेरणा की पत्नी, दूसरी तरफ मदेरणा की बीबी सीधे तौर पर जो है इशारा कर रही है पत्रकारों को, आप लोग निकल लो नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती, पहली बात। दूसरी अहम बात, भले ही पीड़ित पत्रकारों द्वारा मामला दर्ज करा दिया गया हो, लेकिन आखिर पुलिस ने इन बड़े नामों के पीछे कोई कार्रवाई नहीं की। क्यों? तीसरी अहम बात, पूरा मामला जब मीडिया में दिखाया गया, काफी यह मामला चर्चित हुआ, ब्रॉडकास्ट एडिटर एसोसिएशन ने निंदा की। इसके बाद राजस्थान के गृह मंत्री ने आपातकाल बैठक बुलाई और सिर्फ आश्वासनों का वही पुराना दौर कि हां पीड़ित बक्से नहीं जाएंगे। सवाल यह है कि आखिर कब तक मीडिया पर हमला होता रहेगा। सवाल यह है कि प्रेस पर प्रहार करने वाले लोगों पर आखिर कड़ी कार्रवाई कब होगी। जी, सवाल यह भी है कि राजस्थान के ये गुंडे थे और समर्थकों के साथ जो मारपीट हुई है, पत्रकारों के ऊपर हमला किया गया है। अरुणेश, क्या पुलिस भी वहां मौजूद थी? इतनी संख्या में समर्थक भी आ गए, पुलिस ने भी सबको देखा। बड़ी हास्यास्पद बात है कि पुलिस को यह नहीं पता चला कि वे कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया। देखिए, ये पुलिस की कार्यप्रणाली पे सीधे सवाल उठाता है, क्योंकि ये बात सच है कि जिस टाइम पे पत्रकारों को दौड़ाया गया, जिस टाइम पे पत्रकारों की जो ओबी वैन होती है, उनके गाड़ियों के जो शीशे तोड़े गए, उस दौरान पूरी तौर पे जो है मीडिया के अलावा पुलिस वालों का भी जमावड़ा था। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। आखिर जब पुलिस वालों ने जो दौड़ा के पीट रहे थे, गाड़ियों के तोड़फोड़ की जा रही थी, उस दौरान जो मौजूदा पुलिस कर्मी थे उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। और सबसे बड़ी बात यहाँ मैं आपको यह भी बता दूं, इस बारे में जब आधिकारिक तौर पर जो वहां के एसपी हैं उनसे बात की गई, जो जोधपुर के एसपी हैं, तो उनका सीधे तौर पे कहना था कि जिस तरीके से आप लोग अपना काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से जो पीड़ित हैं, मंत्री हैं, उनकी बीबी हैं, वो अपना काम कर रही हैं। तो सबसे बड़ी बात, वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी ना तो शासन की तरफ से और ना ही प्रशासन और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हमला होता रहेगा और उस पर हम कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये राजस्थान पुलिस है। शुक्रिया आपका अरुणेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, कब रुकेंगे ये हमले और क्या सजा होनी चाहिए, अभी तक इस ओर अब लगातार हमलों के बाद ये सवाल प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। बढ़ते आगे, बात करते हैं उत्तर प्रदेश की चुनावी सरगर्मी की। मायावती ने ब्रह्मास्त्र फेंका है ब्राह्मण का, और आज कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया और इसके साथ ही चुनावी सरगर्मी तेज हुई। उसकी कवायद भी अपने स्तर पर मायावती ने और बीएसपी ने शुरू कर दी। केंद्र व राज्यों की सत्ता काफी लंबे समय तक अपर कास्ट समाज के हाथों में रहने के बावजूद भी, या अपर कास्ट समाज में से कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़कर ज्यादातर ये लोग आर्थिक व अन्य क्षेत्रों में काफी ज्यादा पिछड़े हुए हैं, तथा इन वर्गों के लोगों में भी गरीबी व बेरोजगारी काफी ज्यादा व्याप्त है। यही मुख्य कारण है कि आज पूरे देश में अपर कास्ट समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोग शिक्षा व सरकारी नौकरियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण की लगातार मांग कर रहे हैं, जिसका बीएसपी ने हमेशा पुरजोर समर्थन किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव की दस्तक मिलते ही सूबे की मुखिया मायावती अपने मौजूदा सिंहासन को बचाने की कवायद में जुट गई हैं। जिस सोशल इंजीनियरिंग के बूते मायावती ने 2007 में सभी राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी को झुठलाते हुए यूपी के सत्ता पर अपनी बादशाहत कायम की थी, उसे संभाले रखने के लिए एक बार फिर यूपी के ब्राह्मणों पर माया ने अपनी माया का जाल फेंका। मायावती बसपा के ब्राह्मण सम्मेलन में ब्राह्मणों को यह बताने से नहीं चूकी कि 2007 के पहले यूपी के राजनीति में ब्राह्मण बिरादरी हाशिए पर थी, उन्हें सम्मान बसपा की सरकार ने दिया। दिलाया गया कि हमारी पार्टी
सत्ता में आने के बाद अपनी विचारधारा व उद्देश्यों के तहत हर मामले में वे हर स्तर पर सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीति के आधार पर ही चलकर यहां सरकार चलाएगी। मायावती ने इस मौके पर बसपा के ब्राह्मण चेहरा सतीश चंद्र मिश्र के ऊपर लग रहे आरोपों पर भी अपना रुख साफ किया। मैं ब्राह्मण समाज से संबंधित हमारी पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारी श्री सतीश चंद्र मिश्रा के बारे में आज मैं आप लोगों के सामने सही स्थिति स्पष्ट कर देना चाहती हूं। अर्थात श्री एस.सी. मिश्रा के जिन भी उनके नजदीकी रिश्तेदारों व अन्य कुछ मिलने वाले लोगों को पार्टी व सरकार में जो भी महत्व व एवं बढ़ावा दिया गया है, तो वह इनके करीबी रिश्तेदार व नजदीकी होने के वजह से नहीं। ये वही मायावती हैं जिन्होंने कभी कहा था तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और आज गरीब ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग कर रही हैं। कहते हैं राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, यहाँ तक कि विचारधारा भी नहीं। जनता के लिए लखनऊ से विक्रम के साथ दिल्ली से संदीप पांडे। नीति है समझना मुश्किल है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए।